एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करने के लिए, जो कि बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं केमिकल इंटरैक्शंस के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। और इस सीरीज के अंदर, केमिकल इंटरैक्शन की सीरीज के अंदर, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो पुराना वीडियो देख लें। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ये मैं बस एक रिवीजन आपके लिए कर रहा हूं। जो बॉन्ड्स होते हैं, जस्ट अ मिनट, जो बॉन्ड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। मैंने आपके साथ ये शेयर किया था। एक हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड, एक हो गया नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड को मैंने कहा था कि यह आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और यहां पे मैंने कहा था कि यह आपका जो होता है ये वीक बॉन्ड होता है। ये वीक बॉन्ड होता है। इतनी बात हो चुकी थी। तो कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी जो है वो खत्म हो चुकी है। तो अब हमें डिस्कस करना है कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में जो आज सबसे पहला बॉन्ड जो डिस्कस करना है वो है आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, वो सारी की सारी बातें हम बायोकेमिस्ट्री की नजर से देखेंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। तो सबसे पहले केमिकल इंटरैक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं और नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस हमने शुरू किए हैं। इसमें पहला बॉन्ड जो हम देखने जा रहे हैं आज वो है हमारा आयोनिक बॉन्ड, दैट इज एक्चुअली आयोनिक बॉन्ड। तो अब सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि ये आयनिक बॉन्ड जो है वो बायोकेमिस्ट्री की अगर नजर से हम लोग देखें तो ये एक वीक बॉन्ड होता है। ठीक, अगर बायोकेमिस्ट्री की नजर से देखें तो आप ये एक वीक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, इस आयनिक बॉन्ड में क्या होता है या आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, हाउ डज आयनिक बॉन्ड फॉर्म। तो एक चीज कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। अब यहां पे यानी कि एक एटम ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन को दूसरे को ट्रांसफर कर देगा। तो दिस इज हाउ द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, तो इस तरीके से हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। जो ट्रांसफर कर रहा है उसको हम लोग डोनर कहेंगे, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको आप रिसेप्टर कह सकते हैं या रेसिपिएंट कह सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ बात हो गई। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। अब देखिए, ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, पार्शियल ट्रांसफर नहीं होता। यानी कि बॉन्ड अभी तक बना नहीं रहता। बॉन्ड बेसिकली जब टूट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर्ड फॉर्म में ही रहेगा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे थे, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट में मैंने आपको एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने कुछ इस तरीके से कहा था कि अगर मान लीजिए ये एक ए एटम है और ये एक बी एटम है, और अगर बी एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड्स जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके बी की तरफ ज्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से बी जो है वो पार्शियल नेगेटिव और ए जो है वो पार्शियल पॉजिटिव की तरीके से आपको नजर आएगा। इस तरीके की कुछ बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। लेकिन अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड में पार्शियल ट्रांसफर नहीं होता, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। कंप्लीट, नॉट पार्शियल। यहां पे मैं लिख देता हूं, नॉट पार्शियल। तो पार्शियल नहीं होता, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ये बात आप अपने दिमाग में जरूर रख लीजिएगा। तो पहली चीज हमने यहां पे क्लियर कर दी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, जैसे आपने पार्शियल के केस में देखा था कि जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो पार्शियल नेगेटिव हो गया था। और यहां पे क्या होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, एक हो गया पॉजिटिवली चार्ज आयन, और इस पॉजिटिवली चार्ज आयन को आप क्या कहेंगे, कैट आयन। और ये हो गया नेगेटिवली चार्ज आयन, इसको क्या कहेंगे, एन आयन। तो अक्सर जब मैं पढ़ा करता था तो मैं इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाता था कि नेगेटिवली चार्ज कौन सा होता है और पॉजिटिवली चार्ज कौन सा होता है। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव। नेगेटिवली चार्ज की बात कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव लिखा हुआ है, तो एन फॉर नेगेटिव
और N फॉर एनायन हो गया यहां पे। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज आयन जो है वो एनायन हो गया, पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो कैटायन हो गया। नेक्स्ट, अब आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट ड्यू टू, आयनिक बॉन्ड के एग्जिस्ट करने की वजह क्या है? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन होगा। अब एक कैटायन बन गया, एक एनायन बन गया। अब कैटायन और एनायन दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, पता है आपको। जैसे कि एक कैटायन बना A, मान लीजिए कैटायन बन गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। B, अगर एनायन बन गया तो ये नेगेटिवली चार्ज है। तो अब कैटायन और एनायन दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं और दोनों चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस के फॉर्म में हैं। तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इंटरैक्शन हो सकता है, और इंटरैक्शन होगा तो इस इंटरैक्शन को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन कह देते हैं। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो रीजन बीइंग, क्या रीजन है आपके आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन का? रीजन क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्यों होगा, या आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह क्या है, या कब बनता है आयनिक बॉन्ड? तो याद रखिएगा, इट कैन फॉर्म इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स इज वेरी हाई। क्या कहने की मतलब है कि दो एटम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनके बीच में काफी ज्यादा है, जैसे कि ए एटम है और बी एटम है, जिसमें से ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है और बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हम मेटल ले लें और एक हम ले लें नॉन मेटल, तो आपको पता है कि नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो जिसकी वजह से आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, एक आयनिक बॉन्ड यहां पे बन जाएगा। तो मैं आगे लेके चलता हूं आपको। देखिए, द टू एटम्स इन्वॉल्व्ड आर लार्ज। यहां पे क्या हो गया, द टू एटम्स इन्वॉल्व्ड इज लार्ज। दैट मींस अभी मैं ऊपर, ये पिछले पॉइंट का कंटिन्यूएशन है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों एटम्स के बीच में, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे तो वो ज्यादा है अगर, तो आप कहेंगे कि जो बॉन्ड बन रहा होगा दैट बॉन्ड विल बी आयनिक बॉन्ड। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि मेटल और नॉन मेटल, इसके दो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, आपका जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपने सोडियम लिया, सोडियम Na लिया, Na सोडियम एटम है और ये क्लोरीन है। अब आपको पता है कि सोडियम एटम क्या है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। अब देखिए क्या होता है कि सोडियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे रहा है, किसको, क्लोरीन की तरफ, और ये जो डोनेशन है ये परमानेंट है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है ये परमानेंट डोनेट किया है। क्यों? क्योंकि सोडियम को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। तो अगर आप गौर से देखें तो ये 2 हो गए इधर, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए। कुल मिलाकर के अगर आप देखें लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है, अगर आप इसको देखें, एक इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा है सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। अगर आप इसको, इस इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं तो इनर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हो गए, 2 + 2 4 + 2 6 और +2 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा अगर ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है। तो ये इसको डोनेट कर देता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले रहा है ऐसा करने के बाद। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं क्लोरीन के ऊपर, तो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो मेरा भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आराम से इससे ले लेता है। तो यहाँ पे जो डोनेट किया गया वो परमानेंट है, यानी कि सोडियम कहता है मुझे अब इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्लोरीन कहता है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, ये बॉन्ड बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुआ किस तरीके का, यहाँ पे देखिए। अब ये मेरा सोडियम जो है ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया। अगर पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है तो आप कहते हैं कैटायन है, और क्लोरीन बन गया है नेगेटिवली चार्ज, तो आप इसको कह सकते हैं ये एनायन है। और कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक इंटरेक्शन हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये रिपल्सिव भी हो सकता है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड्स बन गए हैं ए और बी, यानी कि ये सोडियम और क्लोरीन, ये जो बॉन्ड बने हैं, सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बना हुआ है, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज बना हुआ है। अगर कोई और एटम इसके बगल में आएगा जो नेगेटिवली चार्ज होगा क्लोरीन के बगल में, तो वो रिपेल कर जाएगा, और सोडियम के बगल में आएगा तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज अगर होगा तो रिपेल कर जाएगा, नेगेटिवली चार्ज होगा तो बट ऑफकोर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्सिव भी हो सकता है और साथ ही साथ आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो ये कहानी समझ में आ गई होगी। लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बारे में मैंने आपसे बताया और कहा कि ये जो अट्रैक्शन है ये, अब क्योंकि ये फोर्स है, अट्रैक्शन का फोर्स है, तो ये फोर्स किस तरीके से मेजर किया जा सकता है, तो 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यहां पे अगर आप देखें तो Q1 Q2 क्या है, बेसिकली चार्ज है, दोनों जो एटम्स इन्वॉल्व हैं, आयंस इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर चार्ज है। R क्या है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन है। अब एप्सिलॉन जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है बेसिकली, और एप्सिलॉन वाटर के लिए अगर हम देखें तो वो 78.5 दिया हुआ है, और एसीटोन के लिए जो एप्सिलॉन होता है वो 20.7 होता है। तो आप देख सकते हैं वाटर के लिए जो एप्सिलॉन है वो कहीं ज्यादा है। दैट मीन्स अगर पानी के अंदर कोई आयंस आपस में इंटरैक्ट कर रहे होंगे तो उनके बीच में इंटरैक्शन जो है वो काफी ज्यादा कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। तो अगर एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा हो गई तो दोनों आयंस के बीच में जो इंटरैक्शन होगा, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो काफी कमजोर होगा, क्योंकि एप्सिलॉन यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। वही अगर मैं एसीटोन के बारे में बात करूं तो 20.7 है, ये वैल्यू वाटर के कंपैरिजन में कम है। तो इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन केस ऑफ द, हम लोग कह सकते हैं कि जो एसीटोन के अंदर अगर दो आयंस आपस में इंटरैक्ट कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन हमेशा डिसॉल्व्ड आयंस का ज्यादा स्ट्रांग होगा एसीटोन के केस में, और वाटर के केस में कम स्ट्रांग होगा। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इन केस ऑफ एसीटोन हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इन केस ऑफ वाटर। जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, उम्मीद है आपने देखा भी होगा। तो ये कहानी हो गई आपके आयनिक बॉन्ड की। अगेन आयनिक बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है एज इन केस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और कह सकते हैं कि ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे बनता है। चलिए, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।